Hey everyone, welcome back to your channel Books in Bag। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने नए सिलेबस की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैनल पे, जिसका नाम है बुक्स इन बैग। और ये रहेगी क्लासेस 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, जिसमें हम नई एनसीईआरटी की किताबों के चैप्टर्स को सीरियल वाइज समझेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे और उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी क्लास 8th में पहला चैप्टर है। आप सबने सिलेबस देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। और आपका पहला चैप्टर है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, चैप्टर 1, क्लास 8। किताबें बहुत ही कलरफुल और बहुत ही इंक्विजिटिव फॉर्मेट में बनाई गई है। क्वेश्चंस कम और बच्चों के वाइड रेंज, एक्सप्लोरेशन की वाइड रेंज के लिए इसे और बेहतर बनाया गया है। तो इसके पहले चैप्टर को देखते हैं। इसका नाम है एक्सप्लोरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। जैसा कि पहला इसका वर्ड है एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है खोज करना, और इन्वेस्टिगेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेशन का मतलब किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना कि वो सही है या नहीं है। और खोज मतलब जिस चीज़ के बारे में पूरी दुनिया नहीं जानती उसको आप हमें ढूंढना। क्या ढूंढ रहे हैं हम? वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमारे आसपास सब जगह साइंस ही साइंस है, तो हम इसी साइंस में एक्सप्लोर, इसी वर्ल्ड में एक्सप्लोर भी करेंगे और इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, खोजबीन भी करेंगे कि जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो सही भी है या फिर तर्कपूर्ण है या फिर नहीं। तो चलो चैप्टर की शुरू करते हैं। लाइन वाइज इंग्लिश में रीडिंग होगी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन साइड बाय साइड में करती रहूँगी हिंदी में। तो हमारे दोनों व्यूअर्स जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं या फिर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए ये चैप्टर आसान हो जाए। ताकि डियर यंग साइंटिस्ट, जितने भी नए साइंटिस्ट हैं, यंग खोजकर्ता हैं, उनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर you will find a set of questions. These are not meant for any exams. They are unique invitation to spark your curiosity to explore the world of science. Basically ये पैराग्राफ हमें बता रहा है कि ये जो आपकी किताब में पहला चैप्टर है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये इसलिए है ताकि आप इन्वेस्टिगेट कर सको और आपके अंदर एक स्पार्क जनरेट हो सके साइंस के प्रति, कि क्यों साइंस पढ़नी ज़रूरी है, कहाँ कहाँ साइंस है, या फिर साइंस से जुड़े हुए क्या क्या सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आ सकते हैं या आते हैं। हमें कुछ के जवाब नहीं मिलते हैं, कुछ के जवाब मिल जाते हैं। जिनके जवाब नहीं मिलते उसे हम चैप्टर में आगे और सिलेबस में ढूंढेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, वाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर? पूरी की एक साइड पतली और दूसरी साइड थोड़ी सख्त क्यों होती है? अगर आप में से किसी को इस सवाल का जवाब पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वो इसका आंसर हम लास्ट में रिवील करेंगे। आर देयर मोर ग्रेन्स, दूसरा सवाल है, आर देयर मोर ग्रेन्स of sand on the beach and desert of the world or more stars in our galaxy? वो पूछ रहा है कि बीच पे सैंड यानी रेत के कण और डेजर्ट पे जो रेत के कण हैं, कहाँ ज़्यादा है, रेत पे या फिर बीच पे? और हमारी गैलेक्सी में जो स्टार्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, या फिर हमारी गैलेक्सी में ज़्यादा हैं या और गैलेक्सीज में ज़्यादा है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हम नहीं बता सकते ये बात, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ना हम ग्रेन्स को, सैंड के, रेत के ग्रेन्स को गिन सकते हैं और ना ही गैलेक्सी के स्टार्स को काउंट कर सकते हैं। इसका आगे पढ़ते हैं।
Right from class grade 6, we have observed the incredible diversity of plants and animals around us. From the different shapes of leaves to many kinds of insect, which has nature created such a wide variety. Why has nature created such a wide variety? नेचर ने इतनी वाइड वैरायटी क्यों क्रिएट करी है? हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था। अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ शर्ब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं। हर प्लांट की लीव्स भी अलग अलग होती हैं, कुछ रेटिकुलेट होती हैं और कुछ पैरेलल वेनेशन वाली होती हैं। किसी की लीव्स इस तरीके से वेनेशन होती है किसी लीव्स में, और किसी लीव्स में इस तरीके की वेनेशन देखी थी हमने क्लास 6 में भी हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये है हमारी रेटिकुलेट टाइप की वेनेशन और ये है हमारी पैरेलल टाइप की वेनेशन। हमने इनके बेसिस पे, रूट के बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे, स्टेम के कलर के बेसिस पे हमने प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा था, जैसे हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। और एनिमल्स को भी हमने उनके हैबिटेट के हिसाब से डिवाइड करा था। कुछ डेजर्ट एनिमल्स थे, कुछ माउंटेन एनिमल्स थे, कुछ लैंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा था हमने, और कुछ वाटर एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब ये सवाल है सॉरी कि क्यों कुदरत ने इतनी वाइड वैरायटी बनाई है? इसका जवाब देना पड़ेगा। इज देयर सच अ क्वेश्चन मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड? राइट इट हियर। अब ये जवाब आपको देना है यहाँ पे कि कुदरत ने इतनी वैरायटी क्यों बनाई है। स्वभाव में भी वैरायटी है लोगों के, इंसानों की ही बात कर लो, है सब इंसान, पर उनके स्वभाव में भी वैरायटी है, शक्ल भी अलग है। ऐसी एनिमल्स, प्लांट्स कि कहाँ ये रहते हैं और कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, वो सब में भी बहुत डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कुदरत ने क्यों बनाया है, इसका जवाब हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि अगर ये वैरायटी ना होती तो कंपटीशन बढ़ जाता, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से एक जगह एक जैसे लोग एक ही समय पे होते, कंपटीशन बढ़ जाता तो सब होड़ में लग जाते, सबका खाने का टाइप सब कुछ एक जैसा होता और बहुत ही कम समय में अर्थ पर से रिसोर्सेज खत्म हो जाते, क्योंकि सभी एक जैसे खा रहे होते, सभी एक जैसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते, सभी एक जैसे तरीके से जीते, है ना। वैरायटी है, कुछ प्लांट्स माउंटेन पे सरवाइव कर जाते हैं, कुछ लैंड पे नहीं कर पाते और कुछ डेजर्ट में करते हैं। किसी को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस तरीके से वैरायटी होने की वजह से रिसोर्सेज डिवाइड हो गए। रिसोर्सेज डिवाइड होने की वजह से सबको सर्वाइवल का मौका मिला, कुदरत ने सबको मौका दिया है सर्वाइवल का। ओके, आगे पढ़ते हैं। आर जर्नी विथ क्यूरियोसिटी, इस बुक का आपकी नाम है क्यूरियोसिटी, तो हम इस चैप्टर बुक का नाम बार बार हाईलाइट होता हुआ देखेंगे। आर जर्नी विथ क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। जो हमने 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, वही सब अब हम 8th में भी उसका थोड़ा बड़ा वर्जन पढ़ेंगे। We hope you bring along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far. जो आप अभी तक अपनी एडवेंचर और अपने एक्सप्लोरेशन की जो ये भूख है, इसे लेकर आए हैं और इसे आगे भी लेकर चलेंगे। क्लास 6th में हमने पढ़ा, वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिंस विथ वंडर विथ सिंपल वाई एंड हाउ। हमने 6th में वाई, ऐसा क्यों होता है और ऐसा कैसे होता है, इन क्वेश्चंस के अराउंड हमारी पूरी 6th क्लास चली है। और ग्रेड 7 में, क्लास 7th में हमने क्या पढ़ा, वी लर्न दैट द साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। हमेशा साइंस क्या होती है, इवॉल्व हो रही है, बेहतर हो रही है दिन पर दिन। पहले एआई के बारे में कोई नहीं जानता था, आज सब एआई के बारे में जानते हैं, हर कोई उसे इस्तेमाल कर रहा है अपनी डेली लाइफ में, होमवर्क तक करने के लिए बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ है, ये साइंस का ही तो इवॉल्यूशन हुआ है। साइंस ही तो पहले के ज़माने से
बेहतर हो गई है। पहले किसी को नहीं पता था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम एक सवाल पूछेंगे और उससे जुड़े हुए कंप्यूटर सारे जवाब दे देगा, पर अब ऐसा होता है। ऑल बिकॉज ऑफ एआई, that each answer opens with new question and how our ideas can slowly change as we explore deeper। और जैसे जैसे हम बहुत डीप में जाते चले जाते हैं, हमारे आंसर्स, हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो भी इवॉल्व होते जा रहे हैं। इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब अभी तक हमने हाउ, वाई और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा साइंस के। अब हम पढ़ेंगे क्लास 8th में, हम पहुंच गए एक नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अब हम खोजबीन करेंगे, where wonder and evolution come together to form the heart of how science works। और ये भी जानेंगे कि साइंस कैसे काम करती है। आगे बढ़ते हैं। We don't want you to just learn new facts, we want you to learn how to fix new facts। हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ नई चीजें सीखें। इस किताब का उद्देश्य है आपको सिर्फ नई चीजें सिखाना नहीं, आप इस किताब का उद्देश्य बल्कि ये है कि उन नई चीजों तक कैसे पहुंचा जाए, ये है इसका उद्देश्य। Investigation in science means more than just looking at something and asking only simple questions. Now you can ask more focused questions and design ways to perhaps do simple experiment to answer those questions and then use your observation to improve your understanding। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे थे और हमें जवाब मिल रहा था कि अच्छा ऐसे हुआ, ये ढूंढा क्यों हुआ। अब हमें क्या करना है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, खोज करेंगे, खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद से सवाल पूछेंगे, फिर नए नए तरीके ढूंढेंगे या एक्सपेरिमेंटल वेज से, ताकि उन सवालों के जवाब तक पहुंचा जा सके। फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस, यानी हमने जो क्वेश्चन पूछा, फिर उससे उसके लिए उस क्वेश्चन का जवाब पहुंचने के लिए हमने जो भी एक्सपेरिमेंट करे, उन एक्सपेरिमेंट से जो हमने ऑब्जर्वेशन करी कि हमने क्या क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में, इसको हम इनसे, इस ऑब्जर्वेशन से हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और यही अंडरस्टैंडिंग हमें अल्टीमेटली हमारे आंसर तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो हम इस 8th क्लास में यही करने वाले। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम ये सब। वी विल लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट। सवाल ही कोई सवाल पूछना ही किसी भी नई खोज की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि सवाल होगा तभी तो एक्सपेरिमेंट करा जाएगा उस पर, और एक्सपेरिमेंट होगा तभी तो कोई ऑब्जर्वेशन होगी जिसका क्लियर एक्सप्लेनेशन होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी और तभी उसका आंसर निकल के आएगा। सही गलत की बात नहीं कर रहे हम, पर कुछ आंसर, एक थ्योरी तो निकल के आएगी और उसी थ्योरी के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आंसर कितना सही है कितना गलत है, या हम सही जा भी रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में या नहीं जा रहे। क्योंकि अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग या ऑब्जर्वेशंस गलत हुई तो हम फिर से विल गो बैक टू आवर एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, हम फिर से एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर से एक नई ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, फिर से एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और फिर से उस आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल जाता। यही हम क्लास 8th में पढ़ने वाले, समझने वाले। In doing so, each of you won't just be learners but also investigators, young scientists exploring real world puzzles. These may range from everyday life, like why does dough rise, to the bigger mysteries of Earth and beyond, like
इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर? तो दो सवाल इसने कहे हैं। इसने कहा कि आप इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करेंगे, यंग साइंटिस्ट की तरह, और आप ये जानने की कोशिश करेंगे अब कि डो यानी हमारा आटा, डो, ये जो डो है, आटा जो है, वो राइज क्यों करता है, वो फूलता क्यों है, खमीर उठता है, खमीर उठाना जिसे कहते हैं, तो डो में खमीर कैसे उठता है और क्यों उठता है, इसके सवाल की खोजबीन करना। और सिर्फ यही नहीं, ये तो किचन, ये तो आपकी डेली लाइफ का किचन का ऑब्जर्वेशन रहे, लेकिन हम यहाँ पे 8th क्लास में हम अर्थ, अर्थ जो है दिन पर दिन गर्म होती जा रही है। अब देखो अप्रैल का मंथ चल रहा है और इतनी बारिश हो रही है, बारिश होती है लेकिन बेमौसम बारिश हो रही है, तो यानी कुछ एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव आ रहे हैं जिस वजह से अर्थ इस तरीके से बिहेव कर रही है। तो सवाल यह है कि अर्थ दिन पर दिन वार्मर यानी गर्म क्यों होती जा रही है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थ को गर्म करते जा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। As you turn each page of this book, we hope you notice the interesting design of our page number once again. In fact, इन्होंने पेज नंबर भी बहुत अलग अलग तरीके से अपनी किताब में डिज़ाइन करे हैं। कुछ खास नहीं है ये बस बुक के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं। On left hand page at the bottom you will find the image of a robot, image of a root symbolizing the deep solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, tradition and our cultural and natural heritage. ये जो आपको इस पेज के एंड में रूट नजर आ रही है, ये इसी के बारे में बता रहा है कि असल में ये किस चीज का सिंबल है। ये सिंबल है आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का। हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस क्या हैं? हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस है नॉलेज, हमारा एनवायरनमेंट से कनेक्शन, ट्रेडिशन से और कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज से, जो ये इंटरकनेक्शन है इन सब का, यही हमारी रूट्स हैं। ये देखो, ये जो डायग्राम है ये असल में इस हिस्से का भाग है। ये सिंबलाइज क्या कर रहे हैं ये रूट्स? ये हमारे पास्ट के ट्रेडिशंस को सिंबलाइज कर रहे हैं। On the right hand page in the top corner you will find a kite soaring in the sky, reminding us that curiosity may take flight if we are to explore the unknown. इस पेज के शुरुआत में ये काइट दिख रही है सबको। ये काइट क्या सिंबलाइज कर रही है? ये काइट सिंबलाइज कर रही है कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें एज अ यंग साइंटिस्ट, हम एक अच्छे साइंटिस्ट बन जाए भविष्य में, तो स्टेप बाय स्टेप यानी हर क्लास के साथ, हर एक इन्वेस्टिगेशन के साथ, हर चैप्टर के साथ, हर एक्सप्लोरेशन के साथ हमारी जो खोज है और जो हमारी जो ये चाह है, क्यूरियोसिटी है, ये हमें स्काई तक, बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। हम अपनी एक्सप्लोरेशंस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एंड वी नेवर नो कि आप में से कोई एक बढ़िया साइंटिस्ट बने, बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन जाए और किसी बड़े ये रिसर्च सेंटर में काम करे, हो सकता है एस्ट्रोनॉट बन जाए। ये बेसिकली ऊंचाइयों को रिकॉग्नाइज कर रही है, ये जो काइट बनी हुई है, पतंग। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। Together, these two symbols, the root and the kite, invite you to stay grounded in real observation while allowing your ideas to soar towards new horizons. वो ये कह रहा है अपनी जड़ों से भी कनेक्टेड रहो, पर ऊंचाइयों का साथ मत छोड़ो। हर रोज ऊंचा उठो, कुछ बेहतर बनो, कल से बेहतर बनो हर रोज। Remember, investigation in science works best only when we balance solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking. जो कुछ पिछले तथ्य हमारे पास मौजूद हैं, सॉलिड ऑब्जर्वेशंस रही हैं अभी तक,
उनको, और जो हमारे क्रिएटिव माइंड है, हमारी जो इनोवेशंस हैं, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। किस चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए? आपकी क्रिएटिविटी, हर चीज़ में नयापन, और किसका बैलेंस होना चाहिए? और जो पुराने ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, लोगों ने काम किया है, या फिर जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उनके ऑब्जर्वेशंस को और अपनी क्रिएटिविटी का मेल जोल होना चाहिए। You will also notice some patterns in the lines at the bottom of the page. These are some hidden scientific thoughts in these as well. But don't worry, they are mainly to make the page a little less boring. Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by strong roots, lifted by soaring ideas, might take us. ये जो पीछे पेज के नीचे की लाइंस हैं, इसका सिंबल क्या है? ये सिंबल दिखा कर रहा है आपकी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी का सिंबल है। और पेज बोरिंग ना लगे, सुंदर लगे, इसलिए भी ये लाइंस कलरफुल लाइंस बनाई गई हैं। यही तो मैंने शुरू में कहा, आपका चैप्टर, आपकी किताब बहुत ही कलरफुल बनाई गई है पुरानी किताब के मुकाबले। क्यों? ताकि आप इंटरेस्ट ले सकें। हर एक चीज का पर सिंबल है। यही आइडियाज, क्रिएटिविटी आपके पेज, नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में भी बनाई गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपनी ग्राउंडेड रूट्स के साथ और अपनी इच्छाओं के साथ, जिसे हम पतंग रूपी तरीके से आसमान तक पहुंचाएंगे। इनके साथ हम आगे की जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस साल हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिस ईयर our investigative adventure will take us on a journey from the tiny microbes we can't see to a planet wide challenges we can't ignore. बहुत टाइनी टाइनी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, जर्म्स जिसे होते हैं, और जर्म्स में कौन आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब हमारे, एल्गी, ये सब हमारे क्या है? बहुत ही टाइनी माइक्रोब्स हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नॉर्मल आंखों से। हमें क्या चाहिए होता है इसके लिए? इसके लिए हमें चाहिए होता है माइक्रोस्कोप, इन्हें देखने के लिए। तो हम इन्हीं माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनसे होने वाले जो अभी तक हमने देश में कोरोना जैसे चैलेंजेस झेले हैं, तो कोरोना से पहले भी इस दुनिया ने बहुत सारे चैलेंजेस को झेला है। हम उन सब की भी बारे में बात करेंगे कि बेसिकली जो भी माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव जिन्हें हिंदी में कहते हैं, ये हमारी हेल्प भी करते हैं और हमारे लिए बुरे भी होते हैं। कुछ जगहों पे ये आपके लिए अच्छे भी हैं, और कहीं कहीं पे ये आपको परेशानी या बीमारी भी करते हैं। ठीक, इस फोटोग्राफ में क्या दिखाया गया है कि एक डॉक्टर जो है वैक्सीन लगा रहा है एक बच्चे को। तो बेसिकली वैक्सीन किससे बनी है? ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है। वैक्सीन उन्हीं माइक्रोब से बनी है जिसके अगेंस्ट ये वैक्सीन बनी है। मतलब कि कोरोना की वैक्सीन जब बनी थी, तो जो वैक्सीन बनी थी उसमें बहुत ही, या तो डेड नेचर में, या फिर बहुत ही हीटेड फॉर्म में, हल्के रूप में कोरोना का ही वायरस को इंट्रोड्यूस करा गया था बॉडी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी इम्यून हो जाए कोरोना के वायरस के लिए। इसकी डिटेल हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट by examining something as small as a drop of water. एक छोटे से पानी की बूंद में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। And uncover a hidden world of tiny organisms. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे जाते हैं एक पानी की ड्रॉप में भी, जिसे हम कैसे देख पाएंगे? जिसे हम देख पाएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। इनविजिबल हेल्पर्स भी होते हैं ये, मतलब कि जो भी कूड़ा होता है, जो भी ऑर्गेनिक कूड़ा होता है, वो धरती में, अर्थ में कैसे डिकम्पोज होता है? बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ही क्या होता है? ये सारा अर्थ में
डिकम्पोज हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इनफैक्ट हमारे जो स्टमक में भी डाइजेशन होता है, उसके लिए कुछ हद तक कुछ हेल्पफुल माइक्रोब्स जिम्मेदार होते हैं प्रॉपर बॉडी में डाइजेशन के लिए, फूड डाइजेशन के लिए। इनफैक्ट हमारी मेडिसिन्स और इंजेक्शंस जैसा कि मैंने बताया, वैक्सीन्स, ये सब बिना माइक्रोब्स की हेल्प के नहीं बन सकती। और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमें बीमार रखते हैं, बीमार कर देते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्प करते हैं, और उनको ही इस्तेमाल करके हम अपने बीमार बॉडी को सही भी कर सकते हैं, वैक्सीन्स या फिर मेडिसिन्स के द्वारा। But what does our body need to stay? But what does our body need to stay healthy? How do we fight these infections? हम इन्फेक्शन से कैसे लड़ सकते हैं? हमें हेल्दी रहने के लिए कैसे क्या चाहिए? We will find out how nutritious food, exercise, medicine and vaccine help us stay healthy and fight infection. Vaccines, medicines, अच्छा खाना, exercise कैसे हमें इन्फेक्शन से दूर रख सकती है, हम इस बारे में भी पढ़ेंगे। But that's just a beginning. In today's world, science does play a major role in improving our lives. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी तो सुविधाजनक हो गई है। कैसे? Because of science. By the introduction of electric current. And how does electric current help us? Electric current कैसे हमारी हेल्प करता है? See, there is a diagram given. एक बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ भी दी हुई है। आपका हीटर और आपका प्रेस, आयरन प्रेस, इनका काम क्या है? इनकी हीटिंग की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उससे हम अपने आप को वार्म रख पा रहे हैं, और इस प्रेस की वजह से हम अपने क्लोथ्स को आयरन कर पा रहे हैं। ये हमारे क्लोथ्स को आयरन करने में हेल्प कर रही है। ओके, और इसके अलावा और क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, विच फर्दर हेल्प्स टू रन मशीन्स, जो आगे हमारी मशीन्स को चलने में या काम करने में, वर्क करने में मदद करता है। These phenomena depend on fundamental forces. Now again नया टॉपिक, फोर्सेस। इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है? वर्क, नए नए शब्द आ रहे हैं, वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्सेस, ये सब, इन सब के बारे में, स्पीड, डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, इन सब के बारे में आप आगे जाके बहुत कुछ पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, which will help you to diversify your curiosity and your horizon. ठीक है? Understanding forces helps explain why a ball thrown up in the air falls back to the ground, or why a car stops when the brakes are applied. बॉल को जब इस बच्चे ने ऊपर फेंका तो ये एक हाइट अटेन करने के बाद फिर से ग्राउंड पे गिरती है, ऐसा क्यों हुआ? और गाड़ी पे जब ब्रेक अप्लाई किए गए तो गाड़ी क्यों रुक गई? ये भी बिकॉज ऑफ फोर्स हुआ। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, कौन से चैप्टर में? फोर्स वाले चैप्टर में। दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर, अगेन नया वर्ड, ये मैं वर्ड्स हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, ये पूरे चैप्टर्स बनाएंगे, पर डोंट वरी, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, फुल ऑफ एक्टिविटीज एंड डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं इनके। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। फोर्स पूरे ऑब्जेक्ट पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहती है, यही हमारा प्रेशर है। The same concept of force and pressure also decide how air moves. Force और pressure जब combine हो जाते हैं तभी एक फिनोमिना बनता है जिसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ एयर, जिसे आप विंड की फॉर्म में पढ़ते हैं। A small difference in pressure can result in a gentle breeze. अगर थोड़ा सा प्रेशर होगा, प्रेशर में डिफरेंस आएगा तो हल्की हवा चलेगी, लेकिन अगर प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो हवा
की स्पीड तेज हो जाएगी, इनफैक्ट इट में टर्न टू साइक्लोन्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, आगे क्या पढ़ने वाले, और कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे स्टॉर्म के बारे में एंड साइक्लोन्स के बारे में। बेसिकली ये भी साइंस के ही टॉपिक्स हैं, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर डेवलप्ड फ्रॉम फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर से क्या डेवलप हुआ वो भी पढ़ेंगे। दैट अफेक्ट आवर डेली लाइफ, एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी। साइक्लोन्स की वजह से और स्टॉर्म्स की वजह से हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, डेली लाइफ, डेली रूटीन, ट्रैवलिंग अफेक्ट होती है, सेफ्टी अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग इफेक्ट, लाइट। तो इन सब के इफेक्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। To truly understand how air can exert pressure or why water boils at certain temperature, we need to zoom into these material and see what kind of particles they are made up of. Basically हम ये कह रहे हैं कि हम मैटर की 3 states के बारे में पढ़ने वाले हैं, that is solid, liquid and gas। और हमने इन्हें किस बेसिस पे सॉलिड कहा, किस बेसिस पे लिक्विड कहा और किस बेसिस पे गैस कहा। द आंसर कम्स फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, जैसे कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही पैक्ड फॉर्म में अरेंज्ड है, यू कैन सी द डायग्राम। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स थोड़े लूजली अरेंज्ड है। एंड द गैस में क्या है, गुब्बारे में जो गैस भरी हुई है उसमें क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज्ड है। इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे हमने इन्हें इन 3 स्टेट ऑफ मैटर पे डिसइंटीग्रेट कर दिया है, 3 स्टेट ऑफ मैटर्स बता दी हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर चीज हमारे चारों तरफ किसकी बनी है, पार्टिकल्स की। सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स एंड गैसेस पार्टिकल्स, हम इनके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ये कैसे हाँ हमारी बाकी सारी रिएक्शंस को, बाकी सारी रोज़मर्रा की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस, कैसे इनसे प्योर सब्सटेंस बन रहे हैं जिन्हें हम एलिमेंट्स कह रहे हैं। कैसे कंपाउंड्स बन रहे हैं, कंपाउंड्स क्या है, 2 और मोर एलिमेंट्स के बॉन्डिंग को हम कहते हैं कंपाउंड्स। और मिक्सचर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। मिक्सचर्स क्या हैं, ये 3 टर्म्स के बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। Once we know how particles combine or mix, we can then understand solutions. हम फिर solutions के भी बारे में पढ़ेंगे। Solutions क्या है, जो जिसमें बाकी particles dissolve हो सकते हैं, वो होते हैं, वो ये होता है solvent, ये है solute, और इसको जब इसमें dissolution होता है तो बन के आता है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन के आता है। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर्स वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। आगे हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, कैसे लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं फ्लैट सरफेस पे और कर्व्ड मिरर पे, बेंड करती हैं लेंसेस पे, और इनसे इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या अंतर आते हैं इन बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से, ये भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आगे लाइट के चैप्टर में। ओके, इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। सिर्फ एक पॉलिश्ड मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, रफ सरफेस भी रिफ्लेक्ट करता है। एंड सो डज द मून, और मून भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सी वी नो कि चांद में दाग है, चांद में बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ सरफेस है चांद की, पर फिर भी वो सन की लाइट को, जब सन की लाइट उस पर पड़ती है वो उसे रिफ्लेक्ट करता है, एंड दैट इज द रीजन वी आर बीइंग एबल टू सी द मून। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द अर्थ, मून एंड सन। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, अर्थ पे, मून पे
और सन की पोजीशनिंग पे डिपेंड कर रहा है। यही वजह है कि क्यों हमें मून के डिफरेंट फेजेस नजर आते हैं। कभी हमें पूर्णिमा नजर आती, कभी हमें चांदी नजर नहीं आता, अमावस्या की रात होती है। कभी हमें हाफ मून नजर आता है, कभी हमें बिल्कुल 1/4 मून नजर आता है, कभी हमें 1/3 मून नजर आता है, कभी हमें फुल मून नजर आता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द, ये ब्यूटीफुल फेजेस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मून के पोजिशनिंग ऑफ अर्थ, मून एंड सन। और यही हमारे पीरियोडिक साइकिल्स, मून के यही फेजेस हमारे कैलेंडर में भी शो होते हैं और इन्हीं से हमारा कैलेंडर भी बनता है। सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा, लूनर साइकिल्स, कैलेंडर, ये सब इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज। But it's not just the calendars or the movement of sun and moon. They are linked. Right here on the earth, there are marvelous and complex patterns of relationships between living organisms and the environment. See, environment किस किस से बना है? Environment बना है living organisms और non-living organisms से। और क्या ये दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों का इंटर कनेक्शन 100% है। हम लिविंग जरूर है, पर हम नॉन लिविंग पानी के बिना नहीं रह सकते, वाटर के बिना। हम लिविंग जरूर है, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, बर्ड्स और आपके रेप्टाइल्स, इन सबको ग्राउंड की भी जरूरत है। ग्राउंड इज सॉइल, और सॉइल क्या है? नॉन लिविंग है। तो बेसिकली interconnection and interrelation between living and non-living organisms makes the environment or the ecosystem, या फिर अर्थ पे लाइफ कैसे सरवाइव कर रही है? अर्थ पे लाइफ सरवाइव कर रही है हमारे प्लैनेट पे किस वजह से? किस इकोसिस्टम की वजह से? बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड non-living organisms. In the final chapter of this book, we can put it all together and try to understand what makes the earth just right for the planet to recognize the urgent challenges that our planet now raises. एंड में, बिल्कुल एंड में, हम इस किताब के एंड में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन सी वजह है कि हमारी अर्थ, धरती, पूरी तरीके से 100% सही प्लैनेट है जिस पे लाइफ सस्टेन कर सकती है। लाइफ सिर्फ अर्थ पे तो सस्टेन कर सकती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे लाइफ सस्टेन करने में मदद कर रहे हैं? और क्या पढ़ेंगे हम? और ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो अल्टीमेटली इस लाइफ के सस्टेनेबिलिटी पे असर डाल रहे हैं? इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ का सन से बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस है। यही वजह है इस परफेक्ट डिस्टेंस का, किसका? सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? ये इतना परफेक्ट है कि वाटर जो है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है अर्थ पे। सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। एटमॉस्फेयर मौजूद है हमारी अर्थ पे, जिस वजह से ऑक्सीजन को हम एज अ ब्रीदिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन को हम ब्रीद इन कर सकते हैं। फिर भगवान ने जो हम ब्रीद आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसे निकालने के लिए और उसे यूटिलाइज करने के लिए, ताकि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एक्सेस में ना हो जाए, इसलिए कुदरत ने क्या दिया है? हमें प्लांट्स दिए हैं कि भाई जो तुम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, छोड़ रहे हो, उसे कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? अल्टीमेटली उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट्स, और फिर वो उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। किस लिए? खाना बनाने के लिए, है ना, अपना फूड बनाने के लिए। और इस फूड को अल्टीमेटली कौन कंज्यूम कर रहा है? कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स को। एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स सब कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये चेन है, साइकिल है, ठीक है। पर इन सबको ये एटमॉस्फेयर और क्या काम कर रहा है? ये हमें बचा रहा है किससे? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से, सन की। और इस
हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर हमेशा बदल रहा है, अब पहले से काफी बदल चुका है, जिस वजह से डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं और हमारी अर्थ गर्म हो रही है और यही डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस की वजह बन रही है। ये देख रहे हैं आप, वाटर इकोसिस्टम, दिस इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें क्या है, पानी, वाटर विच इज नॉन लिविंग और ये बत्तख, इनके बीच में एक इंटरकनेक्शन है, प्लांट्स के बीच में और वाटर के बीच में, सॉइल के बीच में, लैंड के बीच में, और ये इनमें से कोई भी एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। द सेम इज हेयर, पेड़ ना हो तो बेचारे पक्षी कहाँ रहेंगे, और पेड़ अपने आप कैसे जी पाएंगे, बिकॉज ऑफ सॉइल, सॉइल ना हो, और पेड़ों को और क्या चाहिए, नीचे जमीन से पानी चाहिए, और इन्हें इनके आसपास क्या होता है, रॉक्स होते हैं, रॉक्स, इसके अलावा लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, स्काई, सन, बर्ड्स, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। At the heart of both the problem and any possible solution is us, मतलब कि प्रॉब्लम भी हम हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम हैं। प्रॉब्लम भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, पॉल्यूशन भी हम ही कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, और डिग्रेड भी एनवायरनमेंट को हम ही कर रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर हम सुधर जाए, अगर हम पॉल्यूशन ना करें, अगर हम पानी को गंदा ना करें, पानी की वेस्टेज ना करें, एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें, तो हम ही इसका सॉल्यूशन है और हम ही प्रॉब्लम है अर्थ पे मौजूद। वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ्स क्लाइमेट, अर्थ का क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इतना ड्रास्टिकली, वो भी हमारी वजह से हो रहा है। But we are also the one who can and must use science to understand these changes and guide our actions. आप सब छोटे बच्चों को साइंस क्यों पढ़ाई जा रही है, आप सब छोटे बच्चों को साइंस इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप एक मिड पाथ निकाल सकें, ताकि साइंस की जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच में जो ब्रिज है, गैप है, इसको भरा जा सके, और आप जैसे क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड वाले बच्चे ही इन प्रॉब्लम को भर सकते हैं, इस गैप को, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच के गैप को भर सकते हैं। The same scientific principles that we have guided our journey through the middle stages, observation, measuring, experimenting, will be the key in helping us to protect the delicate balance on which life depends. ये 3 आपके पिलर रहेंगे, क्या, ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना, और फिर उससे अंडरस्टैंडिंग जनरेट करना, ये आपके पिलर रहेंगे साइंस के, और इन्हीं की वजह से आप एक फ्यूचर सस्टेनेबल लाइफ को डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं आप इन्हीं 3 पिलर्स के बेसिस पे। The challenges ahead won't always be easy. We hope some of you will try to solve these difficult problems with curiosity as your guide. Curiosity क्या है, कुछ नया सीखने की चाहत, ठीक, तो ये जो किताब है ये आपकी एज अ गाइड है, ताकि आप कुछ नया, कुछ जो एग्जिस्ट करता है वो तो सीखो और कुछ नए की खोज कर सको। इस चैप्टर का नाम इसीलिए दिया गया है, क्यूरियो, इस बुक का नाम इसीलिए क्यूरियोसिटी रखा गया है। To help you think like a scientist, let us go back to the question we asked on the first page. Why one side of puri is thinner than the other? कहा था ना, लास्ट में हम इसका आंसर देंगे। Firstly, remember that science is everywhere. Science सब जगह है। You don't need a fancy laboratory to do a simple experiment. बड़ी शानदार लेबोरेटरी की जरूरत नहीं होती एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हमारी किचन भी क्या है, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट करने की लैब ही तो है। ऑल यू नीड इज टू स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी, सीखने की चाह, नया कुछ सीखने की चाह, ऑब्जर्व करने की चाह ही आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बना सकती है। बस इससे शुरुआत करनी है। Have you noticed how a puri or bhatura puff up when placed in hot oil? जब गरम तेल में डालते हैं पूरी को या भटूरे को तो वो एकदम से फूल जाता है। और how a फुल्का swells, और फुल्का कैसे भर जाता है।
Why does it puff up like a balloon? कि ये बैलून की तरह रोटी हो, आपका भटूरा हो या आपकी पूरी हो, ये सब तेल में डालते ही फूल कैसे जाती हैं बैलून की तरह। और इनकी एक साइड पतली होती है और दूसरी साइड थोड़ी सख्त सी होती है, मोटी सी होती है। ऐसा क्यों होता है? These are the questions a scientist might ask you, and you can too. Let's see how we can investigate this simple, everyday phenomena like a scientist would. कैसे एक साइंटिस्ट को इस सिंपल से सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए देखते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू आस्क साइंटिफिक क्वेश्चन। हमने सवाल पूछा कि भाई पूरी क्यों फूल रही हैं, इस तरीके से क्यों फूल रही हैं। टू आंसर दिस वी में वॉन्ट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब उसके लिए तुम्हें पूरियां तलनी पड़ेंगी। For that we try and find out two main things. What all can we change or control when we do the experiment? हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं और किसे बदल सकते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। And what all can we observe to see if these changes made any difference? और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने बदलाव करा उससे क्या डिफरेंस आया, या फिर कोई डिफरेंस आया भी या नहीं आया, ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे। मतलब कि हम दो कंडीशंस करेंगे, एक करेंगे कंट्रोल कंडीशन लेंगे, ठीक, एक लेंगे चेंज कंडीशन। एक कंट्रोल कंडीशन और एक चेंज कंडीशन। हम कंट्रोल कंडीशन में भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम कुछ चेंजेस लाकर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि इस दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑब्जर्वेशन बन के आई हैं क्या वो दोनों अलग हैं या फिर दोनों की दोनों सेम है। इसका हम एंड में बिल्कुल जजमेंट करेंगे। चलो क्या कर रहे हैं हम आगे। In this case, we can perhaps think of changing the thickness and the size of rolled dough. मतलब कि आप रोटी का जो डो लेते हो, आप जो गोला लेते हो, उसके साइज में और उसके थिकनेस में आप अंतर कर सकते हो, ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक। We could also try to use different types of flour. हम अलग अलग टाइप का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मैदा भी ले सकते हैं और गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। While frying the puri, we can also change the temperature of hot oil. हम टेम्परेचर भी बदल सकते हैं। तो हमने क्या क्या चेंजेस करे? बहुत सारे चेंजेस कर पाए हम। हमने साइज बदल दिया, हमने टाइप बदल दी आटे की, कि गेहूं का आटा ले लो नहीं तो मैदा ले लो। हमने टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर में भी अंतर ले आए। ये अलग अलग कंडीशंस के हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल्ड डो इनटू द ऑयल इन डिफरेंट वेज। ड्रॉप इट वर्टिकली या साइडेड एट एन एंगल, स्लाइड इट स्लोली। अब हम डो को, यानी जो पूरी आपने बनाई है, उसको अलग अलग एंगल पे भी डाल कर देखेंगे। एक बार हमने डाल दी रोटी बिल्कुल बीच में से, एक बार हमने डाल दी पूरी साइड में से, एक बार हमने धीरे से नीचे स्लिप कर दी। इस तरीके से भी हम चेंजेस ला सकते हैं। However, to make sense of the changes, we also need to think of what we can observe or measure. Some of these may have just yes or no answer. In some cases, there might be a number we can measure. Maybe we can start by checking whether the puri puff up, yes or no. क्या इन अलग अलग चेंजेस को लाके क्या हमारी पूरी फूली, हाँ या ना? पहले आप ये देखो। We can measure the time it take to puff up, कितने सेकंड्स में रोटी फूली, ये भी हम चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि whether a very thick layer of dough still give a thin side of the पूरी। जब हमने रोटी की साइज यानी मोटाई, थिकनेस जब ली थी, मोटी थिकनेस बढ़ा दी थी जब हमने डो की, तो भी क्या सेम कंडीशन आई कि पूरी की एक साइड थिन थी और दूसरी साइड थिकर थी। For example, if we wanted to see the effect of boiling hot and not very hot oil, we would use circles of dough of same thickness and drop them in the same way.
तेल कढ़ाई में गर्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम तेल में बहुत छोटी छोटी गोलियां आटे की ड्रॉप करते हैं। अगर आटे की जो छोटी छोटी गोलियां हम जब ड्रॉप करी, हमने एक गोली ड्रॉप करी और वो तुरंत पफ अप होने लगे, फूलने लगे, या फिर वो तुरंत ऊपर तैरने लगे, तो यानी आपका ऑयल हॉट है, बहुत हॉट है। सिर्फ हॉट ही नहीं, वेरी हॉट है, वेरी हॉट है। और अगर आपने गोली डाली आटे की और ऑयल में कोई चेंज नहीं आया, बल्कि वो डो की छोटी सी गोली नीचे जाके बैठ गई, तो यानी आपका ऑयल जो है हॉट नहीं हुआ है अभी। ठीक है, उसे एक टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा ताकि पूरी को फुलाकर या फिर डो को ऊपर तेल के ऊपर तैरने में मदद कर सके। It is also a good idea to keep notes of everything that you see and sense when doing an experiment. आप ये सब एक्सपेरिमेंट करते हुए अपने साथ एक नोट डाउन करते रहना, बट इस बात का ध्यान रहे कि ऑयल जो है कढ़ाई से बाहर स्प्लैटर ना हो, मतलब कि छींटे ना आए ऑयल की, ना तो ऑयल स्मेल करे और ना ही स्मोक करे, मतलब कि ऑयल में बेसिकली सेफ्टी का ध्यान रखना है आपको। एक्सपेरिमेंट करते हुए किसी बड़े के साथ ही एक्सपेरिमेंट करें, आप अभी एक्सपेरिमेंट या फिर फायर के साथ और ऑयल के साथ करने के लिए छोटे, तो किसी बड़े की निगरानी में ही एक्सपेरिमेंट्स करें। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट you may think of more questions. Do puris puff better when made fresh or from stored dough? अगर हमने फ्रेश आटा लिया, कोई भी आटा लिया, डो लिया, लोई ली, या फिर हमने एक बासी लोई ली आटे की, तो दोनों में से कौन से केस में पूरियां अच्छी फूली, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। और इस पे भी, इसको भी आप करके एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि कौन से केस में पूरी अच्छी फूल रही है। What happen if I prick a hole in the पूरी before frying? अगर मैं पूरी में होल कर दूं एक, फ्राई करने से पहले, मतलब कढ़ाई में डालने से पहले, तो भी क्या पूरी फूलेगी या नहीं? ये भी एक एक्सपेरिमेंटल इंक्विसिटिव क्वेश्चन हो सकता है, या फिर एक चेंज हो सकता है आपके लिए, होल करना। This is exactly how all scientific experiments from simple to most complicated are done. और इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मतलब कि एक तो आपने कंट्रोल कंडीशन में पूरी डाली जैसे नॉर्मली डलती है, क्वेश्चन था पूरी ली और डाल दी, एक ऑब्जर्वेशन आ गई, फिर हमने अलग अलग चेंजेस करे कि साइज बदला, थिकनेस बदली डो की, ऑयल का टेम्परेचर बदला, एंगल बदला, किस एंगल से हम डाल रहे थे, हॉटनेस बदली ऑयल की, और हमने क्या करा, होल करा पूरी में, तो हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस हमने ऑब्जर्व करे। ये हमारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस होंगे, जो भी हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि किस केस में पूरी की एक साइड थिनर है और एक साइड थिकर है। ठीक है, सो वेदर इज दिस पफिंग ऑफ अ पूरी और श्रिंकिंग bright part of the moon after Purnima. Let your careful observation guide you along your explorations into the investigative world of science. Happy investigating! मतलब कि पूरी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम घर में परफॉर्म कर पाए हैं, और इससे लेकर चांद तक की जर्नी हम इस किताब के जरिए तय करने वाले हैं। और यही हमारा हैप्पी इन्वेस्टिगेशन वाली ब्लेसिंग्स के साथ आगे की जर्नी शुरू होती है, और ये वाला चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्लास 8th में आप सबको क्या क्या पढ़ना है आगे के चैप्टर्स में, और आपको किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। ऑल्दो ये चैप्टर
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, बट इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एनी जर्नी। ठीक है, सो थैंक यू so much for watching. Stay healthy and happy. Bye bye. See you in next video.